नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी लेकर आए, फुल व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव लेकर आए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन था? कौन सा वंश था? कौन सा वंश था दोस्तों? जी हाँ, मौर्य वंश, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों का सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो कुछ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहला साम्राज्य स्थापित कौन सा था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य। यहाँ तक कि विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुव्यवस्थित एक रूप से एक छत्र प्रशासन से अंतर्गत फैला हुआ था। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा पहला शासक था जिसे संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। और इसी के साथ दोस्तों महापद्मनंद नंद वंश का एक महान शासक था। उन्होंने पैरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों को जो कौशाम्बी कौशल अवंती के शासन कर रहे थे पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत का अपना साम्राज्य में स्थापित कर लिया दोस्तों। चल दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था दोस्तों? कौन भारत नहीं आया था दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलंबस भारत नहीं है, ये अमेरिका गया दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं व्याख्या दोस्तों। तो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासन में आया दोस्तों? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट दोस्तों और आगे है, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसी के साथ वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की, यानी भारत में आने के लिए सड़क की खोज की, यानी रास्ते की खोज की दोस्तों। ठीक है, ना कि भारत की खोज। भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी दोस्तों। और जबकि कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की और भारत नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? मेगस्थनीज किसके दरबार में था? जी हाँ, था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा? यानी मेगस्थनीज को भेजा। और एक क्वेश्चन बनता है, मेगस्थनीज किसका राजदूत बन के भारत आया था? तो सेल्यूकस का दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में से भारत को मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? किससे चलता है दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा, इंडिका नामा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, पूरा कंसेप्ट मिलेगा दोस्तों। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका के मौर्यकालीन इतिहास का प्रकाश पड़ता है, यानी इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका किस वंश की या किस काल की
जानकारी मिलती है, किसका इतिहास मिलता है, किसका मिलता है, मौर्यकालीन का इतिहास मिलता है। यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था कौन, मेगस्थनीज दोस्तों, ठीक है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इंडिका निम्न में से किसकी कृति है, किसकी है दोस्तों, मेगस्थनीज की है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों व्याख्या इसकी। चलते हैं कोई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली दोस्तों, किसकी ली सहायता, जी हाँ, चाणक्य की ली दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चाणक्य यानी चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी अब पूछ लिया जाए कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता था, चाणक्य के नाम से दोस्तों, और किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से दोस्तों, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान पुरोहित था। वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्गदर्शन में कार्य किया, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो किसने अपनाया दोस्तों, चंद्रगुप्त ने दोस्तों, ठीक है। इसमें और 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देख लो। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तपसी के जैसा प्रवास किया, किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में किस धर्म को अपनाया, जैन धर्म को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए दोस्तों, कहाँ बिताए, श्रवणबेल। इसको हम देखते हैं आगे दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं व्याख्या। 4 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों को जैन धर्म में अपनाया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मतलब कहाँ पे बिताया था दोस्तों, अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, मैसूर के श्रवणबेल गोला में। उसने मैसूर के श्रवणबेल गोला में सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म शिक्षा या दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों। देख लेते हैं इसका व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। वह चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, अभी हमने आपको बताया दोस्तों, चाणक्य को किस निम्न नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त, जी हाँ, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको और इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य नामों से जाना जाता है। पुराणों में उन्हें द्विजर्भ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। किसमें कहा गया है, पूछ लिया जाए अगर आपसे, चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण किसमें कहा गया है, द्विजर्भ में, ठीक है। ये पुराणों में पूछ लिया जाए, चाणक्य को पुराणों में क्या कहा जाता है, द्विजर्भ कहा जाता है, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ठीक है। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की दोस्तों। क्या की, प्रसिद्ध, यानी अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बढ़ता है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई पुस्तक है, चाणक्य की। 15 अधिकरण 180 प्रकरण हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सी। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो दोस्तों, व्याख्या बता दी गई आपको। दिए गए राजवंशों में से मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, चाणक्य थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश, वो दोस्तों भारत का था दोस्तों। ठीक है, ये भारत से ऊपर है दोस्तों। ठीक है, कौन सा था? नंद वंश दोस्तों। जी हाँ, नंद वंश। आप देख सकते हो, उपरयुक्त में से सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है दोस्तों। नंद वंश का शासन 304 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा। फिर मौर्य वंश का शासन काल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, जबकि गुप्त वंश शासन काल 320 से 554 ईस्वी तक रहा दोस्तों। ठीक है, और फिर इसके बाद पल्ला वंश 171 ईसा पूर्व से 26 ईस्वी तक रहा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम कौन है? नंद वंश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा? संघमित्र को भेजा। ठीक है, ये कौन थी दोस्तों? इसकी पुत्री थी। बौद्ध धर्म यानी अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को किसने भेजा? अशोक ने भेजा दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अशोक किस वंश के संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य वंश से। देख पाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश से संबंधित हैं, मौर्य समाज। यदि यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे, यानी बिंदुसार के पुत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त यानी अशोक मौर्य। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मलिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसिप को। जेम्स प्रिंसिप कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति व काफ़ी रुचि थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों। इसका एक्सप्लेन देख लो। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक वैज्ञानिक ने या विद्वान ने अशोक के शिलों का अध्ययन किया। भंडारकरण महोदय ने तो मात्र अभिलेख के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा दोस्तों? 1837 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म को अपनाया दोस्तों? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म दोस्तों। ठीक है,
इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। ईसा पूर्व यानी 261 ईसा पूर्व में कालिंग विजय के उपरांत अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका प्रमाण आब्रू लघु स्तंभ लेख में मिलता है। इसमें बौद्ध धर्म अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन किया है। ठीक है दोस्तों। अपने अभिलेखों से प्राय जिस नाम से अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं उसे किस नाम से पुकारते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। ये आपको पुराना बोल चला जाए तो किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से दोस्तों। ठीक है, देख पाएंगे आप। अशोक के प्राय सभी अभिलेखों में उन्हें देवांगनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है, यानी देवताओं को प्रिय राजा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूछ लिए प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है दोस्तों? तो अशोक को। सम्राट अशोक पर कालिंग युद्ध के प्रभाव में से निम्न पर देखा जा सकता है। किसमें? चट्टानों पे, चट्टान अभिलेख में दोस्तों। ठीक है, किस अभिलेख में? चट्टान अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में कालिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है, तो वो 13वें में मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब कालिंग युद्ध में हृदय वितरित हिंसा और नरसंहार से हृदय स्थल को स्पर्श किया और उन्हें सदैव के लिए युद्ध नीति पर त्याग करके धम्म विजय नीति श्री गणेश किया। आपसे पूछ लिया जाए अशोक का किस युद्ध में हृदय विदारत हिंसा या नरसंहार हृदय विचलित हो गया था? किसमें? कालिंग युद्ध में। और यह किसमें उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कालिंग युद्ध लड़ा गया? कहाँ पे लड़ा गया दोस्तों? ढौली में दोस्तों। कहाँ पे? ढौली में। ढौली में लड़ा गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। प्राचीन युद्ध, ये कालिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य के ढौली यानी धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया। इस स्थान को दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का है? अशोक का दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म प्रचार करने के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभलेख शिलालेख बनवाए गए थे। सम्राट भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकृत है। इसका निर्माण अशोक ने कराया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, किस अभिलेख से मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस शिलालेख यानी कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर दोस्तों। सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बी यानी अशोक से दोस्तों। ठीक है, सारनाथ का लाइन कैपिटल अशोक से संबंधित है। यह अशोक के शासनकाल में बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था दोस्तों? सी यानी कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया था।
देखते हैं दोस्तों। अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? फण। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था दोस्तों? पण कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता था? पण। मौर्य काल में सोने के सिक्के यानी सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निक्स, सुवर्ण कहा जाता था। यानी सोने के सिक्कों को निक्स कहा जाता था, चांदी को सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कर्क सपण या धारण भी कहा जाता था। ये सोने के सिक्कों को सुवर्ण, निक्स और चांदी के सिक्कों को करपाण और धरण भी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? मासक कहलाते थे। और काकड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का था। यानी तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे दोस्तों? माड़क, मासक और काकड़ी। काकड़ी एक छोटा सिक्का होता था दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य साम्राज्य में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? निक्स और सुवर्ण कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए करसपण या धरण कहा जाता था किसे? चांदी के सिक्के को दोस्तों। ठीक है, चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मासक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? कौन नहीं है दोस्तों? अजातशत्रु। जी हाँ, अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु किसका वंशज है दोस्तों? हर्यक वंश का शासक है दोस्तों। ठीक है, इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासक किया, मगध में शासन किया। कुड़िक नामक उपनाम था इसका। क्या नाम था दोस्तों? कुड़िक। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिंबिसार वो बिंदुसार था दोस्तों। ठीक है, यानी बिंदुसार जो मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और ये है हर्यक वंश। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? कुणाल था। कुणाल। ठीक है दोस्तों, अशोक का पुत्र तो था राहुल, पर उत्तराधिकारी कुणाल था दोस्तों। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? बृहदत्त। कौन था दोस्तों? बृहदत्त था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? बृहदत्त से पूछ लेता है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त है दोस्तों, ठीक है। अब बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ऐसे ये कौन था? पुष्यमित्र। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग ही था। अब बृहदत्त की किसने हत्या कर दी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कब की? 1885 में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पुष्यमित्र यानी शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 1885 ईसा पूर्व में हुई। और किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और आगे लिखा है दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम हर्षचरित है। अनार सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य को सेनाओं के निरीक्षण के कराते समय कुचल डाला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दोस्तों, सांची स्तंभ यानी सांची स्तंभ किसके समय बना दोस्तों? अशोक के समय में। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सांची स्तंभ अशोक ने बनवाया। सांची और सारनाथ के स्तंभ पर एक साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई थी दोस्तों। जहाँ से सारनाथ के समय भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र निम्न में से किस नदियों के संगम में बसा हुआ है? किस नदियों में बसा है दोस्तों? गंगा और सोन नदी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं हम। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम में बसा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पाटलिपुत्र किस नदियों के संगम कहाँ पे बसा है दोस्तों? गंगा और सोन नदी के तट पे बसा है, संगम पे बसा है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। पूछ लिया जाए पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई थी? महाजनपद यानी 16 महाजनपद के काल में हुई थी दोस्तों, ठीक है। परिशिष्ट पर्वन और गर्गी संहिता वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, उदयन ने किस नगर की स्थापना की? तो किसने किसकी की? पाटलिपुत्र की दोस्तों, ठीक है। और उसको राजधानी भी बनाई दोस्तों अपनी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों अब देखते हैं, मौर्य समाज का वर्ग विभाजन किस प्रकार था दोस्तों? ये आपसे पूछ लिया किस में किया गया है। मौर्य समाज का वर्गों का विभाजन किस पुस्तक में किया गया है? तो किस में किया गया है? मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका में किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या क्या थे दोस्तों विभाजन? दार्शनिक पहले थे, फिर किसान थे, फिर पशुपालक थे, फिर कारीगर, फिर शिल्पी व सैनिक, फिर निरीक्षण, फिर सभासद थे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, विद्यावदन के अनुसार यानी विद्यावदन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए किसने प्रेरित किया? उपगुप्त ने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। बौद्ध धर्म मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था दोस्तों? अशोक को माना जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने शुंगमित्र, देवसेनाप्रिय व मिनंडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा, ठीक है दोस्तों। किसको भेजा? अपने पुत्र राहुल और संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों,
अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किसमें है दोस्तों? मुख्यतः 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जॉन एफ फ्रीड, जेम्स प्रिंसेप, एलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल ने जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि ने को पढ़ा। इनमें से दोस्तों किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। आपसे पूछ ले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा दोस्तों। बौद्ध तृतीय बौद्ध संगत के आयोजन किसके समय में हुआ दोस्तों? अशोक के समय में दोस्तों हुआ। ठीक है, अशोक के समय में हुआ दोस्तों। द्वितीय किसके समय में हुई थी या प्रथम किसके समय में हुई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? राजगृह बिहार में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु, जो हर्यक वंश का कौन था दोस्तों? शासक था। और इसकी संगति किसने की थी या अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने करी थी दोस्तों। द्वितीय है दोस्तों हमारी बौद्ध संगति 383 ईस्वी में, पहली 483 ईस्वी में और 383 ईसा पूर्व में दोस्तों, यानी 100 साल के बाद फिर एक संगति हुई दोस्तों। और कहाँ पे हुई? ये भी बिहार में वैशाली में हुई थी दोस्तों, चुलबाग वैशाली में। और इसके शासक कौन था उस समय? कालाशोक। किस वंश का? शिशुनाग वंश का दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसने की? साब कमीर ने की थी दोस्तों। किसने? साब कमीर ने की थी दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता किसने की दोस्तों? मोगलपुत्र पुत्तिक्ष ने की थी दोस्तों। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए चतुर्बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? मगध की राजधानी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय शासक कौन था? कनिष्क यानी कुषाण वंश का। और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने करी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनके राज्य की सीमा से बाहर था। आपसे पूछ लिया है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन किस साम्राज्य में था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के अंग में था, जबकि रामेश्वरम नहीं था दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ के 4 शीर्ष को ग्रहण किया है। तो आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी सांची स्तूपों के लिए। आपसे पूछ लिया है मध्य प्रदेश सांची यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप कहाँ पे है दोस्तों? सारनाथ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीस शासक डैश को चंद्रगुप्त ने हराया। किसको हराया था? सेल्युकस ने, जिसने अपने पुत्र का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक के लघु शिलालेख डैश तीनों स्थान से प्राप्त हुए। कहाँ से? सिद्धपुरा से, रूपनाथ से, जटिंग रामेश्वर से। ठीक है, नेक्स्ट तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी दोस्तों? चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यानी किसके निकट यानी कालिंग युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? धौली में दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर था? उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों,
या चौड़क। कोलंबस भारत नहीं आया था, कहाँ गया था दोस्तों? अमेरिका, यानी 1492 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। पूछ रहे संस्कृत व्याकरण किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी दोस्तों, ठीक है। यानी अशोक के प्रयत्नों पे बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बनाया गया, वैश्विक, ठीक है दोस्तों। मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। अशोक कहाँ से संबंधित है? मौर्य वंश से दोस्तों, ठीक है। यानी शुंग राजवंश, यानी जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके? भद्रबाहु की दोस्तों, ठीक है। कब? 1885 ईसा पूर्व में आसपास दोस्तों, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया, यानी मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। कब? 1885 में। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन में बैठा, यानी कौटिल्य की सहायता से मगध के सिंहासन में बैठा। और राधागुप्त के सहयोग से अशोक ने राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन को ग्रहण किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से बैठा, सहयोग से सिंहासन पर बैठा? चाणक्य की दोस्तों, ठीक है। और यहीं पे अशोक किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा? किसके? कृष्णगुप्त के दोस्तों, ठीक है। बिंदुसार ने अजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? मुख्य कोषाधिकारी। आपसे पूछ लिया जाए, सन्निधाता कहलाता था मौर्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? पूछ लिया जाए, मौर्य प्रशासन में मुख्य कोषाधिकारी को क्या कहते थे? सन्निधाता कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति धम्म को प्रतिपादन किसने किया? अशोक ने किया। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए भेजा, यानी श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसने भेजा? अशोक ने भेजा। किसको भेजा था? अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा था दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्ध राजा की सहायता, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी राजा बनने में? कौटिल्य ने या चाणक्य ने दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे दोस्तों, प्राचीन कालीन शासन कला और राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? प्राचीन काल का अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी है दोस्तों? कौटिल्य की, यानी अरस्तु। अरस्तु ही कहीं कहीं मिलता है दोस्तों। विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का विषय क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार में षड्यंत्रों पर आधारित है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के काल दरबार में के षड्यंत्रों पर आधारित पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। इसके कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, वंश का इतिहास नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या नहीं है? वंश का इतिहास नहीं है। मौर्य काल में 80 खंभों वाले असेंबली हॉल को खंडहर यानी कुम्भरार कहाँ पे? पटना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 मेजर रॉक एडिडक्ट यानी एडिकट्स अशोक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र द्वारा रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त
या कौटिल्य या चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों। भारत का यानी प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसाली थी दोस्तों। सारनाथ का लैंड कैपिटल किसे कहा जाता था? ये संबंधित है, अशोक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे क्या लिखा है दोस्तों? सत्यमेव जयते। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और अपने इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।